क्या गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के आरोपी मुर्तजा का है कोई आतंकी कनेक्शन? क्या गोरखनाथ मंदिर में हमला आतंक की साजिश थी? जांच एजेंसियां पड़ताल में जुटी हैं और शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के पास एक वीडियो क्लिप मिली है। ये क्लिप नेटो के साथ मुठभेड़ की थी, हमले की थी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मुर्तजा के तार आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद से भी जुड़े हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मुर्तजा सिर्फ मोहरा है और मास्टरमाइंड कोई और है? गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा की जांच हर गुजरते पल के साथ नए और बड़े बड़े खुलासे कर रही है और इन खुलासों के साथ ही कई सुलगते सवाल भी सामने आए हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि क्या मुर्तजा ने गोरखपुर मंदिर में गुरिल्ला वॉर का प्लान तैयार किया था? बताया जा रहा है कि जांच के दौरान आरोपी मुर्तजा के पास एक वीडियो मिला है। ये वीडियो आतंक का वो ब्लूप्रिंट है जो आतंक के फूट सोल्जर्स तैयार करते हैं। जी मीडिया के पास इस वीडियो की एक्सक्लूसिव क्लिप मौजूद है। ये वीडियो गुरिल्ला वॉर से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आतंकियों को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों की माने तो ये वीडियो नेटो से लड़ाई के दौरान शूट किया गया है। आप देख सकते हैं कि करीब 7 मिनट 57 सेकंड की इस वीडियो में किस तरह आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले से पहले इस वीडियो को कई बार देखा था। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा ने सोशल मीडिया पर कई जिहादी वीडियो भी सर्च किए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट पर आया। बार बार सोशल मीडिया पर वीडियो सर्च कर रहे मुर्तजा के आईपी एड्रेस से आतंकियों ने उसे ढूंढ लिया और फिर उससे संपर्क साधा। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने मुर्तजा के अंदर इतना जहर भर दिया कि वो आतंक का स्लीपर सेल बन गया। मुर्तजा के जो तमाम यूट्यूब अकाउंट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं उसने परसों ही देखे थे। इसके साथ साथ उसका जो कनेक्शन है वो नेपाल से दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोयम्बटूर भी जो है मुर्तजा गया था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर फिलहाल यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ लगातार जाँच कर रही है। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर हो रहे खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद से भी तार जुड़े हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी हमलों की साजिश में पकड़े गए मिन्हास ने पूछताछ में एटीएस को गोरखपुर जाने की बात बताई थी। मिन्हास को ब्रेन वॉश करने में माहिर माना जाता है। तो सवाल उठ रहे हैं, क्या मुर्तजा को मिन्हाज ने ही आतंक का मोहरा बना दिया? इन सवालों के बीच जांच टीम को मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी मिला है। ये नक्शा हाथ से बनाया गया है, जिसे एक धार्मिक किताब में छिपा कर रखा गया था। जांच एजेंसियों को मुर्तजा के लैपटॉप से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं। साथ ही लैपटॉप में कुछ लोगों से हुई संदिग्ध व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में लोन वुल्फ अटैक का प्लान बनाया था, लेकिन बताया जा रहा है कि मुर्तजा पहले ही इंटेलिजेंस के रडार पर आ चुका था। सुरक्षा एजेंसियां मुर्तजा की तलाश में थीं।
यहाँ तक कि यूपी एटीएस ने भी देवबंद में भी छापेमारी की थी, लेकिन मुर्तजा एक दिन पहले ही वहां से फरार हो चुका था। बताया जा रहा है इसी वजह से मुर्तजा ने आधी अधूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया। गोरखपुर से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूछताछ के दौरान मुर्तजा जांच टीम को इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टरों की जांच के बाद अब यह साफ हो चुका है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है, बल्कि बेहद शातिर शख्स है। वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था जब वो ये बार बार कह रहा था कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर शुरू हुई जांच में अब मुंबई से लेकर नेपाल तक का कनेक्शन सामने आ चुका है। तो डॉक्टरों की जांच के बाद ये भी बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि मुर्तजा सनकी नहीं, शातिर है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा इतना शातिर है कि वो यूपी एटीएस को भी अपने जवाब से गुमराह करने की कोशिश करता रहा। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने आरोपी मुर्तजा से कई सवाल किए, जिस पर मुर्तजा कई बार खामोश रहा तो कई बार उसने चुप्पी भी तोड़ी। यूपी एटीएस ने जब पूछताछ के दौरान मुर्तजा को नाम से संबोधित किया तो मुर्तजा ने कहा कि मुर्तजा कौन, मेरा नाम तो आतंकी है। लेकिन मुर्तजा की ये चाल काम नहीं आई। यूपी एटीएस के पास मुर्तजा के लिए कई और सवाल थे। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? मेरे अब्बू रिटायर हो चुके हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। तुम कितना पढ़े हो? मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने एक ऐप भी डिजाइन किया था। तुमने अरबी कहाँ से सीखी? मैंने YouTube से ही अरबी भाषा सीखी है। जांच के दौरान एजेंसियों को इस बात का भी पता चला कि मुर्तजा गुजरात के जामनगर, मुंबई, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नेपाल के लुम्बिनी भी गया था। कोयम्बटूर में मुर्तजा के नाना नानी का घर है। उससे इसको लेकर भी कई सवाल किए। जांच एजेंसियों ने पूछा कि वो नेपाल क्यों गया था और वहाँ किससे मिला। गुजरात की जामनगर जाने की कहानी क्या है? गुजरात में वो किन लोगों के संपर्क में रहा? कोयम्बटूर कब गया और अपने रिश्तेदारों के अलावा किन लोगों से मिला? भड़काऊ वीडियो कब और क्यों देखना शुरू किया? हथियार कब और कहां से खरीदे? और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला क्यों किया? मुर्तजा के मुंबई से भी 2 कनेक्शन सामने आए हैं। मुर्तजा ने जहां एक और IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2005 से 2015 तक मुर्तजा का परिवार मुंबई से सटे नवी मुंबई के मिलेनियम टावर में रहा, जिसे बाद में बेच दिया गया। यूपी एटीएस की टीम ने मुंबई जाकर भी मुर्तजा के बारे में जानकारी हासिल की है। इतना ही नहीं, मुर्तजा के पास से 28 मार्च का गोरखपुर से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट भी मिला है, हालांकि वो दिल्ली नहीं गया। इस पूरे मामले में ये मालूम चला है कि मुर्तजा कई बार जो है वो मुंबई गया था। इसके साथ साथ 28 तारीख को वो दिल्ली जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो दिल्ली नहीं जा पाया। इसके साथ ही वो नेपाल गया था। मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। जांच में जुटी यूपी एसटीएफ और एटीएस की टीम इसको लेकर पड़ताल में जुटी है। तो वहीं मुर्तजा के नेपाल, पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन को लेकर NIA की टीम से भी संपर्क साधा गया है। मुर्तजा के पूछताछ के बाद मुर्तजा ने जो जानकारी दी, उसके बाद जो पुलिस है वो यहाँ पर आई और मुर्तजा के कमरे पे तलाशी ली और वहाँ से तमाम जो एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करके ले गई है। इसके साथ ही फिलहाल पुलिस ने जो घर है और कमरा है उसको सील कर दिया है। अब तक यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ लगातार जाँच कर रही है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सवालों के जवाब जैसे ही मिलेंगे वैसे ही मुर्तजा का जो आतंकी कनेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। दिल्ली के साउथ MCD ने नवरात्र के दौरान मीट शॉप बंद रखने का फरमान जारी किया है और इसके लिए हिंदू आस्था के सम्मान का तर्क दिया जा रहा है। इस आदेश के बाद कांग्रेस और AIMIM बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि वोटों के लिए लोगों को आपस में बांटा जा रहा है।
बंद कर लो। दिल्ली में मीट बंद पर महाभारत। दिल्ली में नवरात्र में नो नॉनवेज। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एक आदेश पर संग्राम मचा है। एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दिनों में 99% लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। ऐसे में उनकी आस्था को देखते हुए मीट की दुकानों को बंद रखना उचित होगा। जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। जो नहीं हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा उसको हम फाइन भी करेंगे। मेयर के इस आदेश के बाद दक्षिणी दिल्ली के आईएनए मार्केट की 35 से ज्यादा मीट मछली की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। दुकानदारों का कहना है कि अचानक आए इस आदेश से उन्हें लाखों का नुकसान सहना पड़ेगा। इस वक्त हम आईएनए कॉलोनी में मौजूद हैं और ये मीट की जो यहाँ पर दुकानें हैं बहुत ज्यादा हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, काफी फेमस मार्केट है और आप देख सकते हैं कि आज जो मीट की दुकानें हैं वो लाइन से आपको बंद नजर आएंगी। कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ पे तकरीबन 35 दुकानें, 35 दुकानों में 1000 आदमी काम करते हैं, तो वो तो उनकी हालत वैसे ही कारोबार नहीं है मार्केट में, वो तो वैसे ही मारे जाएंगे। यदि इनको मेयर साहब को बंद करना ही था तो 2-3 दिन पहले नोटिस करते। अब 3-3 लाख रुपए का सामान सबके 3 लाख 4 लाख सब पड़े हुए हैं और सडनली ऐसा आता है तो प्रॉब्लम तो होगी। इतना ही नहीं, साउथ एमसीडी ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि वो भी शराब की दुकानें इन 9 दिनों के लिए बंद कर दें। साउथ दिल्ली के बाद ईस्ट दिल्ली के मेयर ने भी नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की अपील की है। हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। मीट शॉप बंद करवाने के पीछे हिंदू आस्था के सम्मान का तर्क दिया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि 9 दिन मीट शॉप बंद रहेंगी तो दुकानदारों का नुकसान कौन भरेगा। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मोदी बड़े उद्योगपतियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं और वैचारिक अनुयायियों के साथ कट्टरता चाहते हैं। फैसले से आय के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मीट अशुद्ध नहीं है, ये सिर्फ लहसुन या प्याज जैसा भोजन है। सिर्फ 99% ही नहीं, 100% लोगों के पास मीट नहीं खरीदने का विकल्प है। बीजेपी फैसले को सही बता रही है तो कांग्रेस का आरोप है कि वोटों के लिए सबको आपस में बांटा जा रहा है। सब प्लोराइज करना वोटों के लिए है। देश को एक करने के बजाय देश को तोड़ने की मुहिम उन्होंने शुरू की। शायद वो समझते कि शाश्वत वही हुकूमत करने वाले हैं जब तक सूरज चांद रहेगा। साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे। इसको बंद करने से भी बात बनेगी ना। जिस तरह से मीट शॉप बंद रखने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ सकता है। रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार और भावना किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मीट बैन विवाद में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि रमजान के महीने में हम भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाते हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम बहुल इलाके में किसी गैर मुस्लिम या पर्यटक को खाना ना दिया जाए तो ये सही नहीं होगा। अगर दक्षिण दिल्ली में ये सही है तो जम्मू कश्मीर में क्या इस तरह लोगों को खाना नहीं देना सही होगा? इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी ने यह आदेश दिया है कि नवरात्र में मीट की दुकानें बंद की जाएं, उस पर उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा है और ट्वीट करके कहा है कि हम भी यानी मुस्लिम सुबह से लेकर रात तक होने तक कुछ नहीं खाते हैं। ऐसे में क्या ये सही होगा कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं या नॉन मुस्लिम आते हैं उन्हें खाना ना दिया जाए? क्योंकि अगर दिल्ली में वो सही है तो जम्मू कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल है वहां ये कदम सही होगा। रोजे में गैर मुस्लिम को खाना देना गलत।
ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने संजय राउत की 9 प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें अलीबाग के 8 प्लॉट और दादर का एक फ्लैट शामिल है। ईडी ने जिन संपत्तियों को कब्जे में लिया है उनकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो ये 2009 का मामला है। इसमें 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत का नाम सामने आया है और जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उसमें संजय राउत की पत्नी के नाम पर जो फ्लैट था वो भी है। और इस मामले पर संजय राउत ने सामने आकर के पलटवार किया है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के मकसद से इस तरह का कदम केंद्रीय एजेंसियां उठा सकती हैं। ये बात उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को पहले ही उन्होंने बता दी थी। ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई की है और ईडी ने संजय राउत के करीबियों पर PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ईडी ने राउत परिवार से जुड़े मुंबई के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर की बहुमंजिला इमारत में एक फ्लैट को अपने कब्जे में ले लिया है। 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। यह प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत और स्वप्ना पाटेकर के नाम है। इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। शिवसेना इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। जिस मामले में संजय राउत के करीबियों पर यह कार्रवाई हुई है वो करीब 15 साल पुराना मामला है। 1040 करोड़ के पात्रा चौल का यह मामला है। ईडी ने कार्रवाई पात्रा चौल घोटाला मामले में की है। 2007 में माहडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस नाम की कंपनी को पात्रा चौल डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई, किसके साथ हमारा नाम जोड़ो, लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। हम डरने वाले से नहीं है। संजय राउत को काफी कुछ बेनिफिट मिला है, ये किकबैक, फिर उसमें से विमान की टिकट हो, होटल के बिल हो, प्रॉपर्टीज हो, विभिन्न प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए। और संजय राउत को ये लाभ प्रवीण राउत और उन लोगों ने क्यों दिया, संजय राउत का इस घोटाले में क्या रोल था। कल ही ईडी के संदर्भ में गृह मंत्री के साथ चर्चा करते हुए संजय राउत जी ने कुछ बातें रखी, उन्होंने कुछ चीजें सामने लाई और गृह मंत्री ने इस संदर्भ में एक SIT की जांच कमेटी का गठन किया। आज जब संजय राउत जी पार्लियामेंट की अधिवेशन में है तो इस प्रकार से उनके घर में उनकी प्रॉपर्टी जब्ती की कार्रवाई ये हो रही है और पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कि किस प्रकार महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों से माध्यम से कर रही है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण किए जा रहा है। पिछले महीने ही उसने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके बाद दक्षिण कोरिया के रक्षा प्रमुख की ओर से उसे चेतावनी दी गई। इस चेतावनी के बाद दक्षिण कोरिया के इस धमकी के बाद उत्तर कोरिया भड़क गया और तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। लेडी किम की परमाणु धमकी। तानाशाह की सीक्रेट डायरी का बड़ा धमाका। मिसाइल पर उत्तर कोरिया वर्सेस दक्षिण कोरिया।
उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग उन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली है तो वो है उसकी बहन किम यो जोंग। वो चाहे जनता के लिए फैसले लेने हो या फिर विदेश नीति की बात हो, किम यो जोंग का इनमें सबसे ज्यादा दखल रहता है। किम यो जोंग भी अपने भाई की ही तरह शातिर और सिरफिरी मानी जाती है और यही वजह है कि तानाशाह किम जोंग की ही तरह किम यो जोंग के काले कारनामे और क्रूरता नॉर्थ कोरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर। एक बार फिर किम यो जोंग सुर्खियों में है और वजह है धमकी। किम यो जोंग ने खुलेआम दक्षिण कोरिया को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी। उसने कहा है कि अगर पड़ोसी देश ने हमले की हिमाकत की तो उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों से उसे तबाह कर सकता है। किम यो जोंग ने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव शुरू करता है तो देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। परमाणु हथियारों का पहला काम देश की रक्षा करना है, लेकिन सीधी लड़ाई शुरू हुई तो इसका इस्तेमाल दुश्मनों की सेना को खत्म करने के लिए किया जाएगा। तब दक्षिण कोरिया की सेना को भयानक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो उन्हें खुद को हद में रखना चाहिए। किम यो जोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने की वजह रही दक्षिण कोरिया के रक्षा प्रमुख सू वूक का बयान। सू वूक ने उत्तर कोरिया के बार-बार मिसाइल परीक्षण को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास नॉर्थ कोरिया में किसी भी टारगेट पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल। सू वूक के इसी बयान के बाद किम यो जोंग ने न सिर्फ दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी दी बल्कि दुश्मन देश के रक्षा प्रमुख पर भी तंज कसा। तानाशाह की बहन ने देश के सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि पागल इंसान सूह की हमारे जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ हमले की चेतावनी बड़ी गलती है। हम उनकी सेना को अपने लेवल पर नहीं मानते। किम यो जोंग के साथ साथ वहां का मीडिया भी दक्षिण कोरिया को धमकाने में पीछे नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब किम जोंग उनकी बहन ने किसी देश को धमकाया। इससे पहले किम यो जोंग ने अमेरिका को भी चेताया था। किम यो जोंग ने अमेरिका की ओर से साउथ कोरिया में किए जा रहे सैन्य अभ्यास की आलोचना की थी और कहा था कि अगर अमेरिका शांति चाहता है तो बुरे बर्ताव से परहेज करे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तानाशाह की बहन इतनी बड़बोली क्यों है? किम यो जोंग सत्ताधारी पार्टी की पोलित ब्यूरो की सदस्य और प्रचार और आंदोलन विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर है। जानकारों की माने तो देश विदेश में तानाशाह किम की बेहतर छवि बनाने का जिम्मा किम यो जोंग के पास ही है। उसे किम जोंग उनकी सीक्रेट डायरी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वो अपने भाई को सभी अहम मुद्दों पर सलाह भी देती है। तो क्या दक्षिण कोरिया को किम यो जोंग की धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए? कम से कम किम यो जोंग के पुराने इतिहास को देखकर तो यही कहा जा रहा है कि उसे हल्के में लेना ठीक नहीं। क्रूरता के मामले में किम यो जोंग अपने भाई से 2 कदम आगे मानी जाती है। बताया जाता है कि पिछले साल देश में सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले अधिकारियों को किम यो जोंग के कहने पर गोलियों से भून दिया गया था। ऐसे में सनकी तानाशाह की बहन की परमाणु धमकी से दक्षिण कोरिया भी दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.